हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब एंजाइम्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आज हम एंजाइम इनहिबिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम इनहिबिशन होती क्या है? एंजाइम इनहिबिशन हमारे एंजाइम्स के रिलेटेड एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स जो हैं उनका हमारे पास जो एक्शन है वो इनहिबिट हो जाता है। ओके, अभी इनहिबिट हो जाता है यानी कि हमारे पास जो भी फंक्शन, जो भी हमारे पास किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को जो एंजाइम हमारे पास कैटालाइज कर रही थी या फिर प्रोग्रेस करवा रही थी, वो जो हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन है, जब हमारे पास एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएगी तब हमारे पास जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये जो हमारे पास फिनोमेना होता है दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। So what is enzyme inhibition? Enzyme inhibition is a phenomena in which the function of enzyme is inhibited. तो अभी अगर हमारे पास जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाएगी तब अब एंजाइम जो इनहिबिट हो जाती है वो हमारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए? हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं जो कि हमारे पास एंजाइम्स का एक्शन जो है उसको इनहिबिट करते हैं। अब एंजाइम इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स हमारे पास ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे पास जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन रिएक्शन होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। सो व्हाट आर एंजाइम इनहिबिटर्स? एंजाइम इनहिबिटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच लोअर डाउन द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। तो एंजाइम रिएक्शन का जो रेट है, जो सब्सटेंसेस हमारे पास उस रेट को डिक्रीज कर देते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स। अब जो हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो हमारे पास कैसे अपना एक्शन शो करते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं? सो एंजाइम इनहिबिटर्स या तो हमारे पास डायरेक्टली एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएंगे या फिर हमारे पास एंजाइम के साथ जो हमारे पास कोएंजाइम प्रेजेंट है या फिर एपोएंजाइम प्रेजेंट है या फिर हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई प्रेजेंट है, तो इनके साथ बाइंड करने के बाद हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करते हैं? हमारे पास एंजाइम का जो इफेक्ट है उसको इनहिबिट कर देते हैं। या फिर हमारे पास जो एंजाइम्स है वो जो इनहिबिटर्स है वो क्या करते हैं? जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फंक्शन ऑफ एंजाइम, उस हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को के साथ बाइंड करके उसको हमारे पास इनहिबिट कर देते हैं। अब जो ये एंजाइम इनहिबिशन होती है, एंजाइम इनहिबिशन हमारे पास मेजरली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन आती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सेकेंड हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन आती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। थर्ड एंजाइम इनहिबिशन हमारे पास आती है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अभी जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हमारे पास क्या होता है? जो हमारा इनहिबिटर है वो हमारे सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है? कॉम्पीट करता है, कंपटीशन में आता है। और जब हमारे पास हमारी जो सबस्ट्रेट और एंजाइम हमारे पास जो हमारा इनहिबिटर है वो कम्पीट करेंगे किसके साथ? क्या चीज़ के लिए कम्पीट करेंगे? एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए कम्पीट करेंगे। तो एंजाइम के साथ बाइंड अगर हमारे पास करना है तो जो हमारा एंजाइम इनहिबिटर होता है और जो हमारे पास जो हमारा सबस्ट्रेट होता है जो एंजाइम के साथ बाइंड करता है, तो एंजाइम इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है ताकि वो हमारे पास जो इनहिबिटर है वो भी हमारे पास जो एंजाइम के ऊपर रिएक्टिव जो साइट है उसके ऊपर बाइंड कर पाए। तो अगर हमारे पास इस कंपटीशन के अंदर कि हमारे पास एंजाइम के साथ कौन बाइंड करेगा, अगर इनहिबिटर हमारे पास जीत जाता है तो क्या हो जाता है? हमारे पास जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाती है क्योंकि हमारा जो इनहिबिटर है वो ब्लॉक कर देता है हमारे एंजाइम को और जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे पास हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। अभी जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल जो आपके पास आता है दैट इज सक्सिनिक एसिड और मेलोनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड हमारे पास जो होता है, सक्सिनिक एसिड हमारे पास कुछ ऐसा होता है।
सो दिस इज सक्सिनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करती है विच इज नोन एज सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो हमारे पास एंजाइम है ये क्या करती है, हमारे पास सक्सिनिक एसिड के अंदर हमारे पास रिमूवल कर देती है हाइड्रोजन ग्रुप का और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है इसके ऑक्सीडाइज्ड वर्जन की। सो बेसिकली हमारे पास सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है सक्सिनिक एसिड की। तो अभी हमारे पास जो हमारे पास सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसके साथ हमारे पास इस रिएक्शन को जो हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है वो है हमारे पास मेलोनिक एसिड। अब मेलोनिक एसिड की क्या स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, सो दिस इज मेलोनिक एसिड। अब मेलोनिक एसिड जो है वो सक्सिनिक एसिड हमारे पास सिमिलर जो स्ट्रक्चर है वो क्वाइट सिमिलर है। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ हमारे पास सक्सिनिक एसिड की जगह मेलोनिक एसिड बाइंड कर जाता है और हमारे पास जो हमारे ऑक्सीडेशन है सक्सिनिक एसिड की वो हमारे पास इनहिबिट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में आपको क्या समझ आया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर नंबर 1 व्हाट हैपेंस इज हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है और जो इनहिबिटर होता है इन दोनों का हमारे पास स्ट्रक्चर सेम होता है। ये दोनों एंजाइम के साथ, अब जैसे हमारे पास कोई भी एंजाइम है तो एंजाइम के ऊपर हमारे पास एक रिएक्टिव साइट होती है जहां पे या तो हमारा इनहिबिटर बाइंड करेगा या फिर हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। तो जो हमारे एंजाइम इनहिबिटर और हमारे पास जो हमारा सबस्ट्रेट है वो दोनों कंपीट करते हैं। जब हमारे पास कंपटीशन होता है तो हमारे पास अगर इनहिबिटर जीत जाए, हमारे पास इनहिबिटर पहले एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए तो हमारे पास जो हमारा सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे पास इनहिबिशन हो जाती है हमारे एंजाइम के एक्शन की। सो अब कंपैरेटिव इनहिबिशन जो है इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंटली एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन साइट। सो अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहिबिशन आता है दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है हमारे पास, अभी जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है इसके अंदर हमारे पास जो एंजाइम इनहिबिटर होता है वो डायरेक्टली हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करने के बाद हमारे पास प्रिवेंट करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी डिसोसिएशन को, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ही रिलीज नहीं हो पाता। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास कैसे वर्क करती है, इनहिबिटर बाइंड्स विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स and prevents its dissociation and further prevents the release of product। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ हमारा इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा। जब इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा तब वो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी डिसोसिएशन, हमने क्या पढ़ा था जब हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था एंजाइम्स का, तब हमने पढ़ा था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे सबस्ट्रेट को एक्टिवेट कर देता है, सबस्ट्रेट एक्टिवेट होने के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और एंजाइम जो है वो अनचेंज्ड फॉर्म में हमारे पास रिलीज हो जाती है और प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो जो ये डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन नेसेसरी है प्रोडक्ट की रिलीज के लिए। तो जो हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट नहीं होने देते और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो फर्दर रिलीज नहीं होता। सो अभी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हमारे पास जिन एंजाइम्स के अंदर SH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हमारे पास जिन एंजाइम्स के अंदर SH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हमारे पास मेटल आयंस के थ्रू
कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास सिल्वर या मर्करी या आयरन के थ्रू हमारे पास एसएच ग्रुप वाली एंजाइम्स नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट हो जाती हैं। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर नेसेसरी थी वो रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि ये जो हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसके अंदर हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ हमारे पास जो हमारा इनहिबिटर है वो बाइंड कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइप का, लास्ट टाइप का जो हमारे पास इनहिबिशन है दैट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है, हमारे पास जो हमारा एंजाइम है उसके ऊपर रिएक्टिव साइट के अलावा भी हमारे पास कुछ साइट्स प्रेजेंट होती है। सो जैसे कि हमारे पास ये हमारी एंजाइम है, राइट। अब इस एंजाइम के अंदर एक और हमारे पास साइट प्रेजेंट है। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स होंगे वो क्या करेंगे, इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बाइंड कर जाएंगे। अब एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जब बाइंड करेंगे तो हमारे पास वो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रिएक्टिव साइट के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, और जब हमारे रिएक्टिव साइट के अंदर चेंजेस आ जाएंगी तब क्या हो जाएगा, हमारा जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तब हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा, एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास इनएक्टिवेशन हो जाएगी एंजाइम की, और हमारे पास फर्दर जो प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिशन के अंदर, the enzymes have an additional site apart from reactive site which is known as allosteric site. Now the inhibitors bind to the allosteric site. After the inhibitors bind to the allosteric site, what happens is they bring about the conformational change on the reactive site, due to which the substrate is not able to bind to the reactive site of the enzyme, which inhibits the enzyme action. तो क्या हो जाता है, हमारे पास एक एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होती है, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर हमारी जो ड्रग है वो जाके बाइंड कर जाती है। वो जब हमारे पास एलोस्टेरिक साइट के ऊपर हमारी जो इनहिबिटर्स होंगे जब वो बाइंड करेंगे तब वो क्या करेंगे, हमारे रिएक्टिव साइट के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर रिएक्टिव साइट के अंदर हमारे पास चेंज आ जाएगा तो हमारे पास जो हमारा सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर पाएगा हमारे रिएक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आता है एटीपी का। अब जो एटीपी होता है वो हमारे पास हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है उसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है, और हमारे पास एडीपी जो होता है वो हमारे पास पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज का हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है। So this was all about enzyme inhibition. हमने एंजाइम इनहिबिशन के अंदर 3 टाइप की इनहिबिशन पढ़ी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अभी हम कवर करेंगे कि हमारे पास डिफरेंसेस क्या है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हमारे पास मेजर डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होनी चाहिए सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नेसेसरी नहीं है या फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रिवर्सल जो है इनहिबिशन का वो पॉसिबल है। अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो कंपटीशन जीत जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगी, जो इनहिबिशन है वो रिवर्स हो जाएगी। अब ऐसे ही हमारे पास जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है उसके अंदर हमारे पास जो रिवर्सल है दैट इज नॉट पॉसिबल, हमारे पास हम रिवर्स नहीं कर सकते इनहिबिशन को। अब उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास जो डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर वो आता है इन द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर। हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसके अंदर जो हमारा इनहिबिटर है वो कहाँ पे बाइंड करता है, इट बाइंड्स ऑन विद द एंजाइम डायरेक्टली, एंजाइम के साथ डायरेक्टली बाइंड करता है और हमारे सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं करने देता। लेकिन जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसके अंदर क्या होता है,
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हमारे पास जो हमारा इनहिबिटर है, इट बाइंड्स टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड प्रिवेंट्स इट्स डिसोसिएशन। हमारे पास जो इनहिबिटर है वो डायरेक्टली एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके साथ बाइंड करता है। अब उसके अलावा हमारे पास एक डिफरेंस आता है Vmax के अंदर, जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास पहुंचती है किसी भी एंजाइम एक्शन के अंदर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हमारे पास जो Vmax होता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हमारे पास जो Vmax है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो माइकलिस कांस्टेंट होता है, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास जो माइकलिस कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर माइकलिस कांस्टेंट जो Km है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो मेजर हमारे पास 5 डिफरेंसेस हैं कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर। सो विद दिस आपका इनहिबिशन वाला पोर्शन फिनिश होता है। अब इनहिबिशन के बाद हमारे पास एक टाइप ऑफ एंजाइम के बारे में आता है विच इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम। अब जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये हमारे पास एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर हमारे पास ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती है? टीयर्स के अंदर, हमारे नेजल सिक्रीशन के अंदर, सलाइवा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास जो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो भी हमारे पास एक्सेसिवली प्रोड्यूस करती है लाइसोजाइम एंजाइम को। तो जो ये लाइसोजाइम एंजाइम है वो उसका फंक्शन क्या है हमारे पास? ये जो ये लाइसोजाइम एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो हमारे पास हाइड्रोलाइज करती है अमीनो पॉलीसेकेराइड्स को, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल का हमारे पास पार्ट है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कोई भी बैक्टीरिया की जो हमारे पास सेल वॉल होती है वो हमारे पास बनी हुई होती है अमीनो पॉलीसेकेराइड्स से। तो जो ये लाइसोजाइम एंजाइम है, लाइसोजाइम क्या करती है हमारे पास अमीनो पॉलीसेकेराइड्स को हमारे पास क्या कर देती है? हाइड्रोलाइज कर देती है, हमारे पास लाइसिस कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। और जब हमारे पास अब जो सेल वॉल होती है उसका फंक्शन क्या होता है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो जब हमारा जो बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक हो जाती है तब क्या होता है हमारे पास? बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक होने के बाद हमारा जो बैक्टीरिया का सारा सेल कंटेंट है वो एक्सपोज हो जाता है और हमारा बैक्टीरिया अल्टीमेटली किल हो जाता है। तो हमारे पास जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट होती है बैक्टीरियोलिटिक एक्शन के लिए। जो हम ब्रीथ करते हैं, तो हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को हम बॉडी के अंदर ले जाते हैं। तो ये जो मिलियन बैक्टीरियाज हैं इसके साथ हमारी बॉडी कैसे फाइट करती है? विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करती है हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल को हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करवा देती है अमीनो पॉलीसेकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस करवा के। और जब हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है तब हमारे पास क्या हो जाता है? हमारी जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, उसके अंदर हमारे पास इम्यूनिटी एनहांस हो जाती है टू द बैक्टीरिया जो हम इनहेलेशन के थ्रू अपने बॉडी के अंदर एक्सपोज करवाते हैं, या फिर फूड के साथ हमारे पास जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और लाइसोजाइम जो है वो हमारे पास ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, ताकि हमारे पास इम्यूनिटी का पार्ट है। हमारे बॉडी को बैक्टीरिया जो इनहेल्ड या फिर इंजेस्टेड बैक्टीरियाज हैं उसके साथ हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए लाइसोजाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। अब लाइसोजाइम के बाद वन ऑफ द थिंग जो आज हमारे पास आता है कि हमने ये एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। हमने क्यों पढ़ा? हमारे पास जो एंजाइम्स, हमें क्यों पता होना चाहिए कि एंजाइम्स कैसे एक्ट करती है, क्या एक्ट करती है, क्या फंक्शन होता है। जो ये एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स के बारे में हमें पता क्यों होना चाहिए फार्मेसी के अंदर स्पेसिफिकली? क्योंकि एंजाइम कुछ बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जो कि हम डायग्नोस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ कि हमारे पास एंजाइम कितना प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। नॉर्मल कंडीशंस में हमने जो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम्स है वो
हमारे पास बहुत ही कम लेवल में रिक्वायर्ड होती हैं और कम अमाउंट में ही हमारे पास एक सफिशिएंट इनफ फंक्शन आ जाता है। अभी हमारे पास जो हमारी एंजाइम्स हैं नॉर्मली बहुत कम लेवल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जब हमारे पास कभी कोई डिसऑर्डर आ जाए या फिर कभी हमारा जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाए तो क्या हो जाता है, हमारे जो एंजाइम्स हैं उसका जो लेवल है या उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास फर्दर इंक्रीज हो जाता है। और डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कौन सी एंजाइम का कंसंट्रेशन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास हमें पता चल सकता है कि हमारे पास कौन सा डिसीज जो है वो बॉडी के अंदर कॉज हुआ है। अब तो हमारे पास जो डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेज है उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। तो अगर आपने देखा हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर एंजाइम्स के लेवल्स लिखे हुए होते हैं और एंजाइम्स के लेवल के नीचे हमारे पास नॉर्मल लेवल्स लिखे हुए होते हैं, और डॉक्टर जो है वो कंपेयर करता है हमारे पास कि नॉर्मली कितना होना चाहिए और हमारी बॉडी के अंदर कितना एंजाइम है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें डायग्नोस किया जाता है कि हमारे पास कौन सा जो ऑर्गन है या कौन सा जो हमारे पास बॉडी पार्ट है उसके अंदर हमारे पास या तो कोई इन्फेक्शन है या फिर हमारे पास डैमेज हो गया है। डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हमारे पास कौन सी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है किस डिसऑर्डर या डैमेज के लिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।